अगर मैं आपसे कहूँ कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे तो आप बोलोगे कि भाई क्या पागल जैसी बात कर रहा है तू। लेकिन यही सच है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू डिवाइडेड इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस अनडिवाइडेड इंडिया यानी अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार को यानी आज़ाद हिंद सरकार को 11 देशों ने रिकॉग्निशन यानी अधिकृत भारत की गवर्नमेंट का दर्जा दिया था और उनको भारत का प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया था, जिसमें सारे बड़े देश थे जैसे कि उस समय जापान, रशिया, जर्मनी, इटली जैसे प्रभावशाली देशों ने उनको रिकॉग्निशन दिया था। आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई कैसे? इस गवर्नमेंट का अपना खुद का बैंक था, खुद की करेंसीज थी। सिर्फ यही नहीं, इनका अपना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। आखिर सुभाष चंद्र बोस ने इस पूरी गवर्नमेंट का गठन कैसे किया, कैसे देशों को कन्विंस किया, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मेरा नाम ऋषिकेश, आप देख रहे हैं दी अनटोल्ड स्टोरी। कांग्रेस की रिजिग्नेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत की थी। अब सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था कि वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारी में ब्रिटेन पुनः भारत का इस्तेमाल करना चाहता है और इसका हमें बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना है, हमें बल्कि इनका विरोध करना है। उसके अगेंस्ट में कांग्रेस का कहना था यानी गांधी जी का कहना था कि अगर हम ब्रिटिशर्स की मदद करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में तो वो हमें आज़ादी देंगे, स्वतंत्रता देंगे। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुभाष चंद्र बोस ने बॉयकॉट इंपीरियल नाम का मूवमेंट स्टार्ट किया। इस मूवमेंट का कहना था कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य की किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं करनी। आर्मी में ना तो उन्हें लोग देने और ना ही उनके प्रोडक्ट खरीदने और ना ही उन्हें टैक्स देना है। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्षता के रिजिग्नेशन के 2 महीने बाद यानी जुलाई के महीने में अरेस्ट कर लिया गया। उनको कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया। 29 नवंबर को उन्होंने हंगर स्ट्राइक की शुरुआत की और उसी के साथ साथ 6 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को उनको कलकत्ता के गवर्नर ने यानी उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने ये कहा कि जीवित सुभाष चंद्र बोस से ज़्यादा खतरनाक होगा डेड सुभाष चंद्र बोस। इससे अच्छा है हम इन्हें रिहा कर देते हैं और इन्हें हाउस अरेस्ट में रखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को उनके घर भेज दिया गया। उनके घर में जासूस भेजे गए। उसी के साथ साथ उनके घर के बाहर कड़ा पहरा लगाया गया। एक दिन सुभाष चंद्र बोस ने अपने परिवार को ये कहा कि वे अब आने वाले समय में संन्यास लेने वाले, इसके लिए वे 15 दिन की कठोर तपस्या करने वाले, मौन व्रत भी रखने वाले। उसके पश्चात वे संन्यास धारण कर लेंगे। एक दिन उन्होंने अपने भतीजे शशिर बोस का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, ये जाने बिना कि काम क्या है। शशिर बोस ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शशिर बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने ये प्लान किया कि अब हमें एस्केप करना है कलकत्ता से। सुभाष चंद्र बोस मोहम्मद जियाउद्दीन इंश्योरेंस एजेंट का रूप धारण कर लिए। उसी के साथ साथ उन्होंने 16 जनवरी की आधी रात को अपने भतीजे की गाड़ी रैंगलर W24 में सीक्रेटली भारत से एस्केप किया। सुभाष चंद्र बोस गोमा पहुंचे। गोमा से वे पेशावर गए। पेशावर से वो गए अफगानिस्तान, काबुल, जहाँ पे उन्होंने जर्मनी और रशिया के डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता, मुझे कैसे भी करके रशिया और रशिया से बर्लिन पहुंचा दीजिए ताकि मैं एक भारत के लिए आर्मी गठित कर सकता हूँ। जर्मन और रूस एजेंसीज मिलकर काम करने लगी कि कैसे आखिर सुभाष चंद्र बोस को मॉस्को ले जाए और वहां से बर्लिन पहुंचाया जाए। सुभाष चंद्र बोस को 52 दिनों से भी अधिक का समय हो चुका। सुभाष चंद्र बोस को एक दिन 17 मार्च को सुभाष चंद्र बोस को इटालियन राजनायिक के घर पे शिफ्ट कर दिया गया। उसके अगले ही सुबह सुभाष चंद्र बोस वेंगियर इंजीनियर और उसी के साथ साथ 2 अन्य साथियों के साथ गाड़ी से अफगानिस्तान की बॉर्डर पार करके पहुंच जाते हैं समरकंद। समरकंद से वे ट्रेन का सफर लेते हैं और पहुंचते हैं मॉस्को। मॉस्को से जाते हैं बर्लिन। अब जब वे बर्लिन पहुंचते हैं तो वे सबसे पहले मिलते हैं बर्लिन के फॉरेन मिनिस्टर्स को और ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें हिटलर से उनकी मीटिंग कराई जाए। लेकिन हिटलर उनसे मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और फॉरेन मिनिस्टर भी ये बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते कि वो किसी भी तरीके से इनको हिटलर से मिलने देंगे। बिकॉज हिटलर का कहना था जिन लोगों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना नहीं आता, जो लोग अपनी आज़ादी के लिए खुद से भी नहीं लड़ते, उन लोगों को गुलामी में रहना चाहिए। ऐसा उसने कहा था भारतीयों के लिए अपनी किताब में। वो भारतीयों से काफ़ी नफरत करता था बिकॉज भारतीय अहिंसा की रास्ते पे चल रहे थे। उसका कहना था अहिंसा से कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती, आपको लड़के ही स्वतंत्रता लेनी पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस भी इसी विचारधारा के थे। सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की जब मुलाकात हुई तो वो मुलाकात इतनी निर्णायक रही कि सुभाष चंद्र बोस के बाद हिटलर को भारतीयों के प्रति सम्मान आने लगा और उसका पूरा दृष्टिकोण बदल गया। आखिर ऐसा क्या कहा सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से? सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से कहा कि वे चाहते हैं कि जर्मनी उनकी मदद करे भारत की स्वतंत्रता में। हिटलर ने कहा आखिर जर्मनी कैसे मदद करेगा आपको भारत की स्वतंत्रता में? सुभाष चंद्र बोस ने कहा आर्मी से, मैं एक आर्मी मार्च लेके जाऊंगा भारत में और ब्रिटिशर्स को खदेड़ूंगा। सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने पूछा कि आखिर जर्मनी की आर्मी तुम्हारे लिए क्यों लड़े, तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए क्यों लड़े? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जी मैं आपकी आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मेरी अपनी आर्मी की। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो आपके यहाँ पे वॉर ऑफ प्रिजनर्स है,
4000 से भी अधिक लोग आपके यहाँ पे भारतीय समाज के हैं, भारतीय मूल के हैं। इन लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ने के लिए आपने अरेस्ट किया था। मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों को रिहा कर दीजिए, हम आर्मी बनाएंगे, हमको हथियार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, मैं इन लोगों के साथ भारत जाऊंगा और ब्रिटिशर्स को खदेड़ूंगा। हिटलर इस बात से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके मुख से निकला नेताजी। सुभाष चंद्र बोस अब पूरे दुनिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस अब एक बहुत बड़े नेता बन चुके थे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में। लेकिन अब बारी थी एक नए अध्याय की। सुभाष चंद्र बोस को राज बिहारी बोस ने आमंत्रित किया कि वे ईस्ट एशिया आए, इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर की पोस्ट को स्वीकार करें और इस आर्मी को लीड करें। अब आप बोलोगे कि भाई इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज अलग है क्या? तो हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज दोनों अलग अलग है। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर टेक ओवर किया तो इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के आगे आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी ऐसा किया। सुभाष चंद्र बोस ने आखिर ऐसा क्यों किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? राज बिहारी बोस कौन थे? चले इस वीडियो में समझते हैं। बिकॉज आपको राज बिहारी बोस के बारे में नहीं पता होगा। सिर्फ यही नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी का सेकंड फेज का गठन राज बिहारी बोस ने किया था। उसके पहले भी एक इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी। उस व्यक्ति का नाम क्या है आप नहीं जानते। ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि ये व्यक्ति कौन है। इस व्यक्ति का नाम है कैप्टन मोहन सिंह। ये व्यक्ति ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करता था ईस्ट एशिया कमांड पे। इस व्यक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ बगावत की और 17,000 लोगों की एक नई फौज बनाई जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल आर्मी। इस व्यक्ति का कहना था कि हम हथियार लेंगे, जापानीज की मदद लेंगे और भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे और ब्रिटिशर्स को हमारे देश से खदेड़ के हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाएंगे। इस व्यक्ति के और जापानीज के साथ काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। उसके बाद इस व्यक्ति को जापानीज ने अपनी कस्टडी में ले लिया। उसके बाद ये जिम्मेदारी आई कि अब इंडियन नेशनल आर्मी का फिर से गठन होना चाहिए और ये जिम्मेदारी दी गई राज बिहारी बोस को। अब आप पूछोगे कि राज बिहारी बोस कौन थे? बेसिकली राज बिहारी बोस को 1915 में देश निकाला दिया गया था, यानी कि उनको तड़ी पार कर दिया था। कैसे वैसे वो ईस्ट एशिया में चोरी छुपे रह रहे थे। जापानीज की मदद से उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मूवमेंट्स की शुरुआत की, जिसमें से कुछ है जैसे कि गफान म्यूटिनिटी, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और बाद में इंडियन नेशनल आर्मी का सेकेंड फेज। अब राज बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना था कि उन्होंने जर्मनी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया है। राज बिहारी बोस की तबियत बिल्कुल भी खराब नहीं थी। समय 1943 का था। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इनविटेशन दिया और कहा इंडियन नेशनल आर्मी के 50,000 लोगों को लीड करे एज एन सुप्रीम कमांडर के रूप में। सुभाष चंद्र बोस को ये बात हिटलर के थ्रू जापानीज डिप्लोमेट ने बताई। जापानीज के साथ जब उन्होंने मीटिंग की उसके बाद वो बिल्कुल भी जर्मनी में रहने के लिए तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि वे कैसे भी करके वापस ईस्ट एशिया आए और इस आर्मी को लीड करे। सुभाष चंद्र बोस के लिए हिटलर ने सबमरीन का आयोजन किया। सबमरीन के रास्ते जापान पहुंचाया गया। अब इस बीच सुभाष चंद्र बोस को तब्बल 21 से 25 दिन तक सबमरीन के अंदर से प्रवास करना था, यानी सफर करना था। और इस बीच उनको बस एक दिन के लिए खिचड़ी खाने को मिली थी। बाकी ज्यादातर दिन उन्होंने सिर्फ उबला हुआ आलू 2 टाइम खाया था, जो कि आप सोचे इस देश की स्वतंत्रता के लिए ये व्यक्ति सबमरीन के अंदर पानी के नीचे सिर्फ हर दिन 2 उबले हुए आलू खा रहा था। और इस व्यक्ति को कितना क्रेडिट दिया गया हमारे देश के इतिहास में। चलिए रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ईस्ट एशिया में दाखिल हो जाते हैं और कमांड लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ये जानते थे कि इंडियन नेशनल आर्मी के साथ साथ उन्हें इंडियन नेशनल गवर्नमेंट भी लगेगी। बिकॉज अगर इंडियन नेशनल गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो हमारे लोगों को जापानीज कंट्रोल करेंगे। हमारे लोगों को जापानीज कंट्रोल ना करे, इसके लिए हमें इंडिजिनियस गवर्नमेंट चाहिए ताकि हमारे लोगों को हम इंडिपेंडेंटली लीड कर सके। सुभाष चंद्र बोस ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर के सामने 4 शर्तें रखी। सबसे पहला शर्त यह था कि जहाँ पे भी जिस भी एरिया को ब्रिटिशर्स से भारत के लिए लिबरेट किया जाएगा वहाँ पे जापानीज झंडा नहीं लहराया जाएगा, वहाँ पे आज़ाद भारत का आज़ाद हिंद ध्वज ही लहराया जाएगा। उसी के साथ साथ सेकंड शर्त ये थी कि जिस भी एरिया को ब्रिटिशर से लिबरेट किया जाएगा उस एरिया को आज़ाद हिंद दल एडमिनिस्ट्रेट करेगा, ना कि जापानीज गवर्नमेंट। अब आप पूछोगे कि भाई ये आज़ाद हिंद दल क्या था? तो ये आज़ाद हिंद दल बिल्कुल इंडियन सिविल सर्विसेज यानी IAS जो आज के डेट में है, बिल्कुल उसी का एक कॉपी था। यानी यहाँ पे लोगों को गुलाम करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए ट्रेन किया जा रहा था अलग रूप से। आज़ाद हिंद दल एक IAS की फौज थी जिन अंडमान निकोबार में भी एडमिनिस्ट्रेशन किया आज़ाद हिंद दल की फौज ने, आज़ाद हिंद दल के IAS विंग ने, जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसकी 2 ब्रांचेस चाइना के शंघाई में थी और एक ब्रांच रंगून में थी। उसी के साथ साथ मित्रों इन्होंने तीसरी शर्त ये रखी। बिकॉज अब तीसरी शर्त जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जापानीज आर्मी थी वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स थे। वो एक तरीके से काफी ज्यादा बर्बरता करते थे वो लोगों के साथ में जिस भी एरिया में वो जब आक्रमण करते थे, खास करके महिलाओं के पक्ष में। वो महिलाओं के ऊपर जोर जबरदस्ती करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, बलात्कार करते थे। सुभाष चंद्र बोस इस सारी घटनाओं से वाकिफ थे। उन्होंने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को साफ शब्दों में तीसरी रिटर्न कंडीशन एग्री करने को कहा। वो थी किसी भी जापानीज सोल्जर ने अगर किसी भी भारतीय महिला या फिर किसी भी महिला के ऊपर जबरदस्ती दुष्टाचार या फिर बलात्कार वगैरह करने की कोशिश की तो उस व्यक्ति को ऑन स्पॉट डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सारी बंदूकें उसके ऊपर घुमाई जाएगी और उसे शूट कर दिया जाएगा।
जैपनीज इन तीनों कंडीशन के लिए एग्री हो चुके थे। चौथी कंडीशन थी आज़ाद हिंद सरकार की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप हमारी आज़ाद हिंद सरकार को एज एन प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में स्वीकार कर लीजिए, हमें अधिकृत भारत की असली गवर्नमेंट का दर्जा दीजिए। सुभाष चंद्र बोस की इन चारों नीतियों को, इन चारों कंडीशंस को रिटर्न में एग्री किया गया। जापान ने भारत को पहली बार आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को भारत की यानी अखंड भारत की अधिकृत ऑफिशियल गवर्नमेंट के रूप में स्वीकार कर लिया गया, रिकॉग्निशन दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सिर्फ यही नहीं, और 11 से भी ज़्यादा देश थे, जैसे कि कोरिया, इटली, चाइना की प्रोविजनल गवर्नमेंट, बर्मा की प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसी के साथ साथ थाईलैंड, जर्मनी, रशिया एंड मेनी अदर्स, कोरिया भी था। आज़ाद हिंद सरकार को भारत की ओरिजिनल गवर्नमेंट और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्वीकृत किया गया था। सिर्फ यही नहीं, बंगाल की हिस्ट्री बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद यानी आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री के रूप में ही लिखा गया है बंगाल की हिस्ट्री बुक्स में। आप चाहे तो इसे इंटरनेट के ऊपर रीचेक कर सकते हो। सुभाष चंद्र बोस काफ़ी ज़्यादा बड़े बन चुके थे। अब उनका प्लान ये था कि हमें कैसे भी करके इम्फाल और मणिपुर तक, कोहिमा तक अपने लोगों को ले जाना है। वहाँ पे हमें ब्रिटिशर से उन इलाकों को कब्जा करना है। उसके बाद हम असम जाएंगे, असम से हम बंगाल जाएंगे और उसके बाद हम पूरे भारत को कब्जा कर लेंगे। सिंगापुर में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चलो दिल्ली का नारा दिया, जिसके बाद लोगों के मन में एक अलग उत्साह आया था। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट, जो कि महिलाओं के लिए थी उस समय जैपनीज कहते थे कि भैया आर्मी में लेडीज़ का क्या काम होता है। उस समय लेडीज़ आर्मी में नहीं हुआ करती थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने 1857 में बहुत बड़ी क्रांति में हिस्सा लिया था। हमारे पास सिर्फ एक रानी की झांसी नहीं, हमारे पास हजारों झांसी की रानियां हैं और हमें इनकी ज़रूरत है। सुभाष चंद्र बोस ने उन महिलाओं को ट्रेनिंग भी दिया और उन्हें लड़ने के लिए वॉर फ्रंट के ऊपर भी भेजा। सुभाष चंद्र बोस की आर्मी इम्फाल और कोहिमा में पहुंच चुकी थी। उन्होंने इम्फाल और कोहिमा को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन अब प्रॉब्लम यह आ रही थी कि उनके पास सप्लाई नहीं था, रसद नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस का यह कहना था कि उनके लोग गोलियों से नहीं मरेंगे, लेकिन भूख से जरूर मरेंगे। उन्होंने अपने लोगों से सिग्नल के द्वारा कॉल, लेकिन उस समय उन्होंने ये तार भेजा और अपने लोगों को इम्फाल से, कोहिमा से वापस बुला लिया। ये काफ़ी दुखद था कि भारत की भूमि के पर जाना, ब्रिटिशर्स को उस भूमि से खदेड़ना, उस पर कब्जा करना, उसके बावजूद वहाँ से वापस चले आना, ये दुखनीय था, काफ़ी दुखदायी था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस निर्णय को लिया बिकॉज उनके पास सप्लाई नहीं थी। अब समय था 15 अगस्त 1945 का। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब दागे गए। जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर किया। 23 अगस्त को यह डिक्लेयर कर दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ 18 अगस्त को प्लेन क्रैश में हुई थी फोसामोसा में, जो कि ताइपाई में आज का ताइवान है। उस समय ताइवान जो था वो जापानीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। लेकिन अब सोचिए, ये दुनिया का पहला केस होगा जहाँ पे प्लेन क्रैश 18 अगस्त को हुआ है, उसी दिन डेथ भी हुई है, लेकिन रिलीज किया है 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। आखिर ये 5 दिन क्यों लिए गए? राइट, मुझे कोई सेंस लगता नहीं, कुछ लॉजिकल लगता नहीं है। सिर्फ यही नहीं है, ये प्लेन क्रैश पूरी तरीके से एक फेक प्लान था, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा ब्रिटिशर्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए करते रहते थे। ये उनमें से ही एक था, बिकॉज सुभाष चंद्र बोस रशिया जाने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि वहीं से वो नई आर्मी बनाने वाले थे। सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसके अंदर जितने भी लोग थे, जितने के साथ इन्वेस्टिगेशन हुई थी, सबने अलग अलग बयान दिए थे। जैसे कि कुछ का कहना था सुभाष चंद्र बोस प्लेन के अगले हिस्से से गए, तो कुछ का कहना था प्लेन के ऊपर वाले हिस्से से गए। जैसे कुछ का कहना था लेफ्टिनेंट जनरल दोसोमोसा सिदोए, जो कि प्लेन के अंदर ही डेड हो गए। लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं भाई, वो तो प्लेन के अंदर डेड नहीं हुए थे, बल्कि मैं बाहर लेके आया था। मैं यानी कि एक सोल्जर ने कहा था कि मैं और अन्य 3 सोल्जर ने उन्हें जिंदा प्लेन से बाहर निकाला। बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। कुछ कहते हैं प्लेन के 3 टुकड़े हुए थे, तो कुछ कहते हैं प्लेन के 2 टुकड़े हुए थे। सिर्फ यही नहीं है, इन दोनों का, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल तोसोमोसा सिदोए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों के डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। उसी के साथ साथ इन दोनों का अंतिम क्रियाकरण जो किया गया है, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई इतनी बड़ी हस्ती मारी गई है, इतनी बड़ी हस्ती की डेथ हुई है और उनके क्रियाक्रम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है? जापान के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इन दोनों की क्रियाक्रम का। हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो है, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। उस समय तो पूरा जापान जो था वो ताइवान के ऊपर अपना कंट्रोल जमाया हुआ था। उसके आर्मी, उसके लोग पूरी तरह से उसके अंदर भरे हुए थे। तो हो सकता है कि वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो गलत साबित हो सकती है, या फिर किसी भी अधमरे इंसान को जिसकी आधी बॉडी जली हुई है और उसको हॉस्पिटल में ले जाके बोल दिया कि भैया सुभाष चंद्र बोस है। अब उस समय तो वो आइडेंटिटी कार्ड चेक नहीं करने वाले कि ये सच में सुभाष चंद्र बोस है या नहीं है। डॉक्टर भी यही करेगा कि हाँ भाई सुभाष चंद्र बोस की जो है वो डेथ हो गई। सिर्फ यही नहीं, हबीबुल रहमान, जिसका कहना है कि उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस आग में से, यानी प्लेन क्रैश के आग में से बाहर निकाला और उसी ने फिर जो है हॉस्पिटल में वो लेके गए। अब जो हबीबुल रहमान है, अब देखो, जब ये इंडिया आया था, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ना, तो उस समय शरद चंद्र बोस यानी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई, जो उस समय काफी बड़े लॉयर थे, उनको भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया गया था। उनका कहना है कि जो हबीबुल रहमान है ना, उसके बॉडी पे, हाथ को छोड़ पे, बाकी कहाँ पे भी जले हुए कोई मार्क नहीं है। और उसके हाथ पे जो भी जले हुए मार्क है ना, वो आग से जले हुए नहीं है, बल्कि एसिड से जले हुए हैं। बाद में हबीबुल रहमान जो है वो पाकिस्तान चला गया। अब उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, ठीक है।
इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और ये टॉपिक काफी ज़्यादा वेस्ट है, इसके ऊपर मैं आगे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। उसकी डेट डिक्लेयर हो गई थी, तब नॉर्मली क्या हुआ कि भारत के अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे भारत के अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ। उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी सबमरीन के थ्रू भारत में अपने लोगों को भेजा था, लेकिन विद्रोह उस समय हो नहीं रहा था। लेकिन जब उनकी डेट डिक्लेयर की गई तो उस समय विद्रोह होने लगा। अब आप मुझे पूछोगे कि भैया विद्रोह होने कैसे लगा, तो जैसे कि एक प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर कपिल कुमार, जो काफी बड़े हिस्टोरियन है, उन्होंने एक फाइल पढ़ी थी। उन्होंने उस फाइल के अंदर ये पढ़ा था कि जो भारत की जो आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी जर्मनी के अंदर, तो उस फौज को अफगानिस्तान के रूप में, अफगानिस्तान के जरिए इंडिविजुअली इलीगली भारत के अंदर लाया गया। बाद में वे लोग सावरकर से मिले और वहां से ये लोग इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हुए। उसी के साथ साथ सावरकर ने अपने लोगों को भी कहा कि आप लोगों को एकत्रित रहना है और जब सिग्नल मिले तो आपको एकत्रित होकर ब्रिटिशर्स की टारगेटेड हत्या करनी है और विद्रोह मचाना है, ताकि इंडियन नेशनल आर्मी की तरह भारत में अलग अलग जितने भी आर्मी है, जो भी भारत के लिए ब्रिटिश इंपीरियल के लिए जितने भी लोग आर्मी में काम करते हैं, वो भी अपने मन में गिल्ट महसूस करे और उन ब्रिटिशर्स को खदेड़ना स्टार्ट कर दे। ऐसा एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस और डॉक्यूमेंटेड फाइल जो है वो प्रोफेसर कपिल कुमार जी को मिली थी। लेकिन बाद में ये फाइल जो है वो इसे वापस क्लासिफाइड कर दिया गया, यानी इसे वापस ले लिया गया, बिकॉज प्रोफेसर कपिल कुमार ने ये बात एक सेमिनार में बोली थी। अब ये मेरा कहना नहीं है, ये उनका ही कहना है। तो सुभाष चंद्र बोस का इस देश की स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आशा नहीं तू कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सुभाष चंद्र बोस की फेक प्लेन क्रैश थ्योरी को समझना है तो राइट वाली वीडियो देखिए। सुभाष चंद्र बोस का आखिर राइज कैसे हुआ, कैसे वे बंगाल से पूरे देश के नेता बन गए, जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखिए।